नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपनी विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 2 के पाठ सी का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग के शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। पिछले पाठ सेट संख्या दूसरे सेट संख्या के अंतर्गत ए और बी में हम लोगों ने कुल 102 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 103 से आगे पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी गया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गया। ऑप्शन नंबर डी गया। तो बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन सा? तो नगर वन पार्क तो वह स्थापित किया जा रहा है गया में। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत यानी नगर वन पार्क योजना के अंतर्गत पहले चरण में कुल 19 शहरों का चयन किया गया है। उन 19 शहरों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नगर वन पार्क को स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क को 50 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। और बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह स्थापित किया जा रहा है गया में। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार के पहले विश्वविद्यालय कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा में। प्रश्न संख्या 104 की ओर चले तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया गया है? स्केटबोर्डिंग, दूसरा है सफरिंग, तीसरा कराटे, चौथा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, पांचवा है कराटे कुमाइट। इसके अंतर्गत कूट दिया गया है ए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5, बी 1, 2, 3 और 5, सी 1, 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 और 5। 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5 यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस किस खेल को शामिल किया गया है? तो स्केटबोर्डिंग को शामिल किया गया है, सफरिंग को शामिल किया गया है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है और कराटे कुमाइट को शामिल किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस किस खेल को शामिल किया गया है? तो वह शामिल किया गया है स्केट बोर्डिंग को, सफरिंग को, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को और कराटे कुमाइट को। और ये हम लोग बात करें अगर ये टोक्यो ओलंपिक 2020 तो ये जापान में होने वाला कितने नंबर के ओलंपिक है? तो जापान में यह आयोजित कितने नंबर के है? तो यह है चौथा। इससे पहले 3 ओलंपिक हो चुका है। तो कब कब हुआ था? तो टोक्यो 1964 ग्रीष्मकालीन हुआ था, दूसरा हुआ था पहला तो कब हुआ था? 1964 में, दूसरा हुआ 1972 में, तीसरा हुआ 1998 में और चौथा कब हुआ? तो 2020 में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है किस खेल को शामिल किया गया? तो स्केटबोर्डिंग को, सफरिंग को, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को और कराटे को। और बात करें जापान की तो जापान में यह चौथा यानी चौथी बार जो है सो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 106, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बी महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, सी गोवा, सिक्किम और दिल्ली, डी गोवा, गुजरात और राजस्थान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा, सिक्किम और दिल्ली। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वह है पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर सिक्किम और तीसरे स्थान पर है दिल्ली। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा जो कि सबसे अधिक आय वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर सिक्किम और तीसरे स्थान पर दिल्ली। अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति वाली आय की बात करें, अगर सबसे कम की बात होती तो याद रखें सबसे कम वाले में है पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और बात करें तीसरे स्थान पर तो वह है झारखंड। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे कम
व्यक्ति सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले अगर राज्यों की सूची बनाए तो पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर झारखंड। अगर बात करें गरीबी दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, यानी गरीबी दर सबसे अधिक अर्थात गरीबी सबसे अधिक तेज़ी से कहाँ बढ़ रही है वर्तमान समय में, तो वह बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। और सबसे अधिक गरीब कहाँ है, तो वह गरीब है बिहार में। अगर पूरे भारत की गरीबी दर की बात करें, पूरे भारत की गरीबी दर कितना है, तो 21.9%। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वह है 39%। तो 39% के साथ सबसे ज़्यादा गरीबी दर कहाँ है पूरे देश में, तो वह है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है, तो वह है बिहार में। और पूरे भारत की अगर गरीबी दर देखें तो 21.9%। अब बात करें जो कि यहाँ एक तथ्य की और बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जो हुआ था, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। इसका थीम क्या था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का, तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। प्रश्न नंबर 107 की ओर चले तो चाय महोत्सव 2021, चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। और ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो चाय महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया असम में। असम में भी कहाँ पर? तो असम के जोरहाट में। असम के कहाँ पर? तो वह है असम के जोरहाट में। अगर बात करें यहाँ पे एक बात और, तो यह हमेशा याद रखिएगा जो कि असम के जोरहाट में या असम में ही, अगर राज्य का नाम हो तो असम, लेकिन असम के अंदर पूछे तो याद रखिएगा जोरहाट है एक जगह, जोरहाट एक जगह है। तो असम के जोरहाट में ही प्रतिवर्ष, एक वर्ष नहीं प्रति वर्ष चाय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष? तो वह भी किया जाता है असम के जोरहाट में। यह क्यों प्रसिद्ध है, यह स्थान की बात करें, जोरहाट क्यों प्रसिद्ध है असम का जोरहाट? तो इसलिए क्योंकि चाय के पौधे, चाय के बीजों की बात करें, चाय के पौधे और चाय के पत्तियों पर यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए यह स्थान जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, जो कि चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो असम में, असम के भी जोरहाट में। और यह जोरहाट क्यों प्रसिद्ध है? तो चाय के पौधे, चाय के बीजों, चाय के पत्तियों पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। कौन सा? तो असम। और असम में भी कहा तो जोरहाट। प्रश्न नंबर 108 की ओर चले तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तलिका 2 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी फ्रांस, डी किर्गिस्तान। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। तो भारत और किसके बीच? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तलिका 2 का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ पर किया गया? 10 तलिका 2 का आयोजन तो यह किया गया हमारे देश के उत्तराखंड के रानीखेत में। प्रश्न नंबर 109 की ओर चले तो भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। यानी भारत के उड़ीसा राज्य में, भारत के किस राज्य था? तो भारत के उड़ीसा राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। अगर बात करें जो कि उड़ीसा राज्य में क्यों स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य तो कुछ होगा। तो इस फायर पार्क स्थापित करने का उद्देश्य है आम लोगों के बीच, किसके बीच? तो आम नागरिक, आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना। यानी आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा, आग से कैसे सुरक्षा पाया जा सकता है, इन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर भी जागरूकता पैदा करने के लिए देश का पहला फायर पार्क खोला गया है। कहाँ? तो वह खोला गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय? तो वह है नवीन पटनायक। प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो वह है तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। तो भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण तेलंगाना में किया जा रहा है। तेलंगाना में भी कहाँ? तो याद रखिएगा तेलंगाना का पेदापल्ली। तेलंगाना के पेदापल्ली में
भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो वह कहाँ किया जा रहा है? तो वह तेलंगाना के पेद्दापल्ली में। प्रश्न नंबर 111। प्रश्न है 111 नंबर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? 9.5%, 7.7%, 6.8%, ऑप्शन नंबर डी 10.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.8%। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा कितना होगा? तो वह घाटा अनुमानित किया गया है 6.8%। प्रश्न नंबर 112, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। यानी दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसका नाम है इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 113, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार देश में कामगारों की कुल कितनी संख्या है? 500 मिलियन, 481.7 मिलियन, 485.8 मिलियन, 450.9 मिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 481.7 मिलियन। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की इसमें बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या है 348.6 मिलियन, और शहरी की बात करें तो वह है 131.1 मिलियन। इसमें ग्रामीण कितनी है? तो 348.6 मिलियन, और शहरी कितनी है? तो 131.1 मिलियन। और देश में कुल कामगारों की बात करें तो वह है 481.7 मिलियन 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार। तो देश में जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार देश में कुल कामगारों की संख्या कितनी है? तो वह है 481.7 मिलियन, जिसमें अगर पुरुषों की बात करें तो 68.9% है पुरुष, और 31.11% है वह है महिलाओं की संख्या। प्रश्न नंबर 114, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, फ्लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, अल्टीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फैदोमीटर। यानी समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा? तो फैदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर बात करें फैदोमीटर किस पर आधारित है, तो वह ध्वनि तरंग पद्धति, फैदोमीटर जो होती है वह ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो फैदोमीटर वह होती है ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित। प्रश्न नंबर 115, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, रेडियोधर्मी डेटिंग विधि, यूरेनियम विधि और जैव घड़ी विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। यूरेनियम विधि के अंतर्गत पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु का ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। किस का? तो पृथ्वी हो गया, पुरानी चट्टानें और अनेक सारी चीज़ें हैं जिसकी क्या करती है आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। बात करें अगर कार्बन डेटिंग की, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों जो भी होगी, कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें रेडियोधर्मी डेटिंग की क्या किया जाता है, तो इसके माध्यम से चट्टानों की आयु का पता किया जाता है। किसके? तो रेडियोधर्मी से चट्टानों की आयु को। तो यूरेनियम से भी क्या होती है? पृथ्वी और चट्टान इत्यादि की आयु प्राप्त करने के लिए। रेडियोधर्मी से भी होती है। रेडियोधर्मी किसके लिए? तो चट्टानों के लिए विशेषकृत है। और कार्बन डेटिंग की बात करें तो उससे क्या होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की आयु का ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का मापन निम्न से किस विधि द्वारा? तो वह है यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता चलता है। प्रश्न नंबर 116, आरएच कारक किस जंतु में देखा गया? गोरिल्ला, बंदर, ड्रैगन फ्लावर और ड्रोसोफिला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बंदर। कब? तो 1940 में वैज्ञानिक लैंड स्टीनर और विनर, कौन से वैज्ञानिक थे? तो लैंड स्टीनर और विनर ने
रुधिर में यानी रक्त में एक विशेष प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। वह किसका रुधिर था? तो वह था बंदर का रुधिर। और उस बंदर का क्या नाम था? तो ऋषिस बंदर। तो ऋषिस बंदर क्या नाम था इसका बंदर का? तो वह था ऋषिस बंदर। तो ऋषिस बंदर के खून में लैंड स्टीनर और वीनर ने वर्ष 1940 में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का देखा। उस एंटीजन का क्या नाम रखा गया? उस विशेष प्रकार के एंटीजन का ही नाम दे दिया गया ऋषिस बंदर के नाम पर ही RH-। तो RH कारक किस जंतु में देखा गया? तो वह देखा गया बंदर में। कब? तो 1940 में किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। यह RH क्या है? तो याद रखिएगा, यह एक एंटीजन है। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? उड़नशील, स्तनधारी, मगरमच्छ, सांप और कछुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांप। सबसे अधिक पसलियां किस में होती है? तो वह होती है सांप में। प्रश्न नंबर 118, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मस्तिष्क जो है एक ही कार्य नहीं करते हैं, तो इसका एक से, यानी ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन है, तो इसमें कई सारे, ई का मतलब है एक से अधिक, इसका यहाँ पर आंसर है। तो मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ मस्तिष्क को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मस्तिष्क जो है सोचने के लिए, किस किस के लिए? तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और सूंघने के लिए। ये चारों के चारों ऑप्शन के जो दिया गया है, इस चारों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वह है मस्तिष्क। मस्तिष्क ही ये सभी कार्यों का नियंत्रण करती है और संचालित करने का काम कौन करती है? तो वह करती है मस्तिष्क। अब इसके अंतर्गत देखें तो मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? तो पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग? तो मस्तिष्क के 3 भाग। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा बुद्धि, ज्ञान, चिंतन इत्यादि का केंद्र है। बुद्धि, ज्ञान और चिंतन, इसके साथ साथ जो भी सोचने समझने की केंद्र होती है, वह किसका है काम? तो वह है अग्र मस्तिष्क का। दूसरा अगर बात करें मध्य मस्तिष्क का, तो दृष्टि एवं श्रवण का कार्य, दृष्टि यानी देखने और सुनने का कार्य कौन करता है? देखना और सुनने का कार्य करता है कौन? तो वह करता है मध्य मस्तिष्क। और तीसरा अगर बात करें पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क का काम है शरीर का संतुलन, रक्तदाब और हृदय की धड़कन इत्यादि का नियंत्रण करने का कौन काम करती है? तो वह करती है पश्च मस्तिष्क। तो कौन से है पश्च मस्तिष्क का काम? तो शरीर का संतुलन करना, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करना, रक्तदाब के नियंत्रित करना, इन सभी नियंत्रण के, ये सब जो नियंत्रण के कार्य है, शरीर का संतुलन, रक्तदाब, इस सब के काम क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम वो करती है पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए भी, हृदय गति को नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी और सूंघने के लिए भी जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। चलिए प्रश्न नंबर 119 की ओर। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 13, 26, 31 और 12। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो वह निकलती है 31 जोड़ी। इस 31 जोड़ी जो कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी जो तंत्रिका निकलती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका एक विशेष नाम दिया गया है, उसका नाम है स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये जो 31 जोड़ी जो तंत्रिका निकलती है कशेरुक रज्जु से, इस 31 जोड़ी तंत्रिका का क्या कहते हैं? तो स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। ये तंत्रिकाएं जो हाथ पैरों की जो पेशियां होती है, त्वचा की ग्रंथियां होती है, श्रवण ज्ञानेंद्रियां होती है आदि को क्या करती है? ये स्पाइनल ग्रंथियां जोड़ने का काम करती है। ये जो 31 जोड़ी, ये सब क्या करती है? मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करती है। हाथ पैर की पेशियों को, त्वचा की ग्रंथियों को, श्रवण के इंद्रियों को मेरुरज्जु से जोड़ने के काम करती है ये 31 जोड़ी। इस 31 जोड़ी का क्या नाम है? तंत्रिका का। तो इस जोड़ी 31 जोड़ी तंत्रिका का नाम है स्पाइनल तंत्रिका। तो कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो वह जोड़ियां का नाम है 31 जोड़ियां। इसका क्या नाम है? तो उसका नाम है स्पाइनल तंत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 120, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र कहाँ पर है? तो वह है कशेरुक रज्जु।
शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो संचलन का काम करते नियंत्रण में शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण में मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कशेरुक या मेरुरज्जु द्वारा। स्वभाव के आधार पर अगर बात करें प्रतिवर्ती क्रियाओं के कितने भाग होते हैं, तो वह होती है 2 भाग। पहला होता है अबंधित और दूसरा होता है अनुबंधित। तो स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया कितने तरह की होती हैं, तो वह अनुबंधित और दूसरा होती है अबंधित। प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही अगर हमारे पैर अगर कांटा पे पड़ जाता है तो हम पैर को तुरंत पीछे खींच लेते हैं। किस क्रिया के द्वारा ही? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही। अगर मेरा हाथ मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं, चूँकि अगर कांटे पर हाथ या पाँव पड़ गया तो उसे हम क्या करते हैं? तुरंत हटा लेते हैं। किस क्रिया के कारण? तो हमारे शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही। तो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है कहाँ पर होता है? तो वह होता है कशेरुक रज्जु या मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 121 की ओर चले तो मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, सी सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, डी किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानव शरीर के तापक्रम के जो है के संबंध में कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। मौसम कोई भी हो लेकिन शरीर का तापमान नियंत्रित, शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात शरीर की तापमान की बात करें, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह हमेशा रहता है, गर्मी ठंडी बरसात हमेशा इसका तापमान जो होती है शरीर का तापमान इतना ही होती है। कितना? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और देखिए तो हाइपोथैलेमस की यहाँ चर्चा कर लेना जरूरी है। हाइपोथैलेमस जो होती है अग्र मस्तिष्क का यह भाग होता है। हाइपोथैलेमस किसकी भाग होती है? तो यह होती है अग्र मस्तिष्क का भाग, और यह हमारे शरीर में भूख, प्यास, घृणा, परितृप्ति और ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होती है? हमारे शरीर में भूख लगना, प्यास, प्यार की भी बात हो सकती है, घृणा की बात हो सकती है, परितृप्ति और ताप को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए लोगों को, नहीं तो छोटी सी मिस्टेक में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो सकती है। तो मानव शरीर के तापक्रम के संबंधित सही कथन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 121 तो हो गया। 122, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, सी परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से बढ़ जाती है। रक्त में और ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर क्या होती है? अगर रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो क्या होगी? श्वास की गति बढ़ जाएगी, सामान्य से बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 123, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है? एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार फर्मीमीटर। फर्मीमीटर की बात अगर करें यहाँ पर तो 10⁻⁻15 मीटर फर्मीमीटर। एंगस्ट्रम की बात करें यहाँ तो 10⁻10 मीटर। अगर बात करें नैनोमीटर की तो 10⁻9। अगर बात करें यहाँ माइक्रोन की तो 10⁻6। तो यह लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी हो गई? 10⁻15 है, तो सबसे न्यूनतम यही हुई ना, फर्मीमीटर। तो यहाँ एंगस्ट्रम कितनी है? 10⁻10 मीटर। 10⁻6 मीटर हो गई माइक्रोन। 10⁻9 मीटर हो गई। 10⁻9 मीटर कौन सी हो गई? तो वो हो गई नैनोमीटर। 10⁻10 कौन हो गया? तो वो हो गई एंगस्ट्रम। और 10⁻15 कौन है? तो वह है फर्मीमीटर। तो इस प्रकार लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है? तो वह है फर्मीमीटर। 10⁻, हमेशा याद रखिएगा, 10⁻15 मीटर। प्रश्न नंबर 124,
शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, यानी 24 घंटा काम करते रहता है, आप सोए रहे तब भी, जगे रहे तब भी? ऑप्शन नंबर ए आँख, बी हृदय, सी यकृत, डी अग्नाशय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय। शरीर का ऐसा कौन सा? तो शरीर का हृदय जो अंग है वो हमेशा काम करता है। हृदय क्या करती है? वो हमेशा काम करती है। अगर बात करें तो हृदय की, तो हृदय हमारे शरीर के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच जो रिक्त स्थान वक्ष गुहा है, हमारे फेफड़ों के अंदर जो रिक्त स्थान वक्ष गुहा है वहीं पर यह होता है हृदय। हृदय कहाँ होता है? तो दोनों फेफड़ों के बीच में जो रिक्त स्थान वक्ष गुहा में यह अवस्थित होता है। और हृदय की वजन की अगर बात करें तो वजन की बात करें तो यह पुरुष में होती है 0.4% पूरे शरीर का। पुरुष का वजन जितना होगा पूरे शरीर का, उस पुरुष के वजन के 0.45% होता है इसका वजन पुरुष में। और महिलाओं में बात करें तो यह होती है 0.40%, यानी महिलाओं का जितना वजन होगा उस वजन के 0.40% जो होगा वह स्त्रियों की होगी हृदय की वजन, और पुरुष का जितना वजन होगा तो उस वजन का 0.45% होगी पुरुष का हृदय की वजन। तो शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा काम करती है? तो वह है हृदय। प्रश्न नंबर 125, निम्न में से किसका या किनका विनिमय सूत्र m0l1t-1 के बराबर है? चाल, त्वरण, बल और संवेग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ जो विनिमय सूत्र दिया गया है, यह विनिमय सूत्र है किसका? तो यह है चाल का। m0l1t-1 किसका है विनिमय सूत्र? तो वह है चाल का। अगर बात करें यहाँ त्वरण का कितना होगा, चाल का तो देख ली m0l1t-1। अगर बात करें त्वरण की तो वह हो जाएगी m0l1t-2। m0l1t-2 किसका है? त्वरण का। बात करें अगर यहाँ पर किसका? तो बल का। तो m1l1t-2। अगर बात करें यहाँ पर संवेग का तो संवेग का होगा m1l1t-1। तो चाल का क्या होगा विनिमय सूत्र? m0l1t-1। त्वरण का हो गया m0l1t-2। संवेग की बात करें तो संवेग का यहाँ हो गया m1l1t-1। उसके बाद अगर बल की बात करें तो m1l1t-2। इसके अतिरिक्त अगर कार्य का देखें, कार्य का क्या होगा? तो m1l2 और t-2। m1l2t-2 किसका हो गया? कार्य का। अगर शक्ति की बात करें तो यहाँ शक्ति का हो जाएगा m1l2 और t-3। m1l2t-3। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, जो कि किसका यह विनिमय सूत्र है m0l1t-1, तो वह है चाल का। प्रश्न नंबर 126, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रैंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फेफड़ा, बी नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंक्यूल्स, सी ट्रैकिसस, ब्रोंकाई, नासा मार्ग, ब्रैंक्यूल्स, डी ब्रोंकाई, क्रोकियोल्स, ट्रेकिया और फेफड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन मार्ग के दौरान वायु की गमन क्या होता है, गमन का सही क्या होगी, सही क्रम वो होगी नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रैंक्यूल्स। यहाँ अगर श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम कौन कौन से अंग आते हैं जिनसे होकर वायु आदान प्रदान करते हैं, सबसे पहले ये बात करिए श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये जितने सारे अंग हैं इनसे क्या होती है? वायु का आदान प्रदान होता है। तो शुरू कहाँ से होती है वो देखें तो नासिका से, नासिका के बाद नासा मार्ग, नासा मार्ग के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के बाद होता है ब्रोंकियल्स, उसके बाद फेफड़े। कहाँ से एक बार और सुन ले। तो सबसे पहले नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, उसके बाद अंतिम में है फेफड़ा। तो श्वसन के द्वारा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या सही होगा? तो श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स।
प्रश्न नंबर 127, निर्वात में गमन करने वाले तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुम्बकीय, ध्वनि तरंग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है इसे क्या पड़ती है, तो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम की आवश्यकता विद्युत चुम्बकीय तरंग को नहीं पड़ती, इसलिए ये निर्वात में संचरण करते हैं। लेकिन बात करें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग की, तो संचरण हेतु इसे क्या करना पड़ता है, अनुप्रस्थ और संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए निर्वात में यह गमन करने वाले तरंग है कौन, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। इस प्रकार इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 128, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो बर्फ का पिघलना। अब बात करें भौतिक परिवर्तन होता क्या है, तो वे सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे परिवर्तन आते हैं, वे परिवर्तन समाहित किए जाते हैं जिसमें पदार्थ का क्या हो, रासायनिक प्रकृति या रासायनिक जो पहचान है उस पहचान में क्या हो, परिवर्तन न हो। रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किस में, तो भौतिक परिवर्तन में। उदाहरण के रूप में देखें तो वह है बर्फ का पिघलना, पानी का जमना इत्यादि। इस प्रकार कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, स्याही का सूखना, ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो केशिकत्व का एक कौन सा कारण नहीं है, तो इसका कारण नहीं है, इसमें कौन सा कारण नहीं है, तो पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो केशिकत्व एकमात्र का कारण कौन है, तो वह है इसके अंदर केशिकत्व का कारण कौन सा हो सकता है, तो स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, ये सब क्या है, तो केशिकत्व का ही कारण है। और कारण नहीं कौन है, तो पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह एकमात्र इसका कारण नहीं है। अगर यहाँ हम लोग एक चीज़ और देखें, पौधों की जड़ों से जल का जो इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना होता है, ये किस क्रिया के कारण होता है, तो यह संसर्जन और पर्ण समूह की क्रिया कारण होता है। किस, ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो वह है पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। प्रश्न नंबर 130, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, धातु, अधातु, गैस और उपधातु। तो यहाँ तत्व कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। गैस एक तत्व नहीं है। तत्व कहते किसको हैं, तत्व उन शुद्ध पदार्थों का जाता है, तत्व उसे कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हो, केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बने हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे तत्व कहते हैं। या परमाणु जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने उसे क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं। या इसके एक बात और देखें तो ऐसे परमाणु से बने होंगे तत्व जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन हो। तो पहला क्या देखा, तो पहला जो कि एक ही तरह के परमाणु से बना हो, या दूसरा क्या है जो कि ऐसे परमाणु से बना हुआ तत्व जिनके नाभिक में क्या हो, तो एक समान क्या होगी, तो वह होगी प्रोटॉन, एक समान प्रोटॉन होते हैं। तो निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो वह है गैस। गैस एक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 131, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, सामान्य दाब पर, उच्च एवं निम्न दोनों दाब पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, तो उच्च दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ याद रखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जब उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, जब वायुमंडलीय दाब का माप जो है 1 एटमॉस्फेयर हो, जब वायुमंडलीय दाब कितना हो, तो 1 एटमॉस्फेयर हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में क्या होती है, द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, सीधे और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, एक अन्य नाम, तो उसे कहते हैं शुष्क बर्फ।
तो CO2 को उच्च दाब पर जब संग्रहित किया जाता है तो जब वायुमंडलीय दाब का माप कितना हो तो 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे क्या होती है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 132, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से कितना होती है? 27%, 37%, 46% और 57%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 46%। कृषि में जो यूरिया का प्रयोग किया जाता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46%। अगर यूरिया के यहाँ सूत्र की बात करें तो यूरिया कृषि में प्रयुक्त होने वाली यूरिया जो होती है, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% और 47% भी हो सकती है। 47% भी सही होगा। अगर यहाँ बात करें एमाइड की तो यूरिया में नाइट्रोजन के कितने एमाइड समूह पाए जाते हैं? तो यूरिया में नाइट्रोजन के 2 एमाइड समूह होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? कृषि में प्रयुक्त होने वाले यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% भी होती है या 47%, दोनों आंसर सही होगा। यानी 47 के आसपास जो रहेगी वो सही होगी। दूसरा अगर बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन के कितने एमाइड होते हैं? तो यूरिया में नाइट्रोजन के 2 एमाइड होते हैं। यूरिया के सूत्र क्या होते हैं? रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH2CONH2। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकेन, अमरवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन है? तो वह है लाइकेन। लाइकेन क्या है? तो एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। किसके मतलब से? तो कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनती है? तो वह बनता है लाइकेन। यह एक वायु प्रदूषक सूचक है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 134, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनते हैं? अगर दंत लवक अगर ना समझ में आता हो तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इनेमल। इनेमल का नाम सुने होंगे, इनेमल। दंत लवक या इनेमल निम्नलिखित में से किस कैल्शियम के यौगिक से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा क्या ऑप्शन दिया गया है? कैल्शियम फास्फेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। इनेमल या दंत लवक जो है कैल्शियम फास्फेट का बनता है। एक बात और रखें याद, दंत लवक या इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो वह है दंत लवक या इनेमल। इसका दूसरा नाम क्या है? तो दंत लवक का दूसरा नाम क्या है? तो इनेमल है। और इस किस रासायनिक निम्नलिखित में से कैल्शियम यौगिक कौन से बनते हैं? किस कैल्शियम यौगिक से बनता है? तो याद रखिएगा दंत लवक कैल्शियम फास्फेट से बनता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? द्रव के गुण के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित के कारण करने के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के कारण, तापमान वृद्धि के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। वाष्पीकरण के क्या होता है दौरान? वाष्पीकरण के दौरान जो है कम हुए ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुए ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या करते हैं? ऊर्जा को अवशोषित करने लगती है। द्रव के कण जो है, जो ऊर्जा खत्म हुई उस ऊर्जा को पुनः प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? वाष्पीकरण के दौरान वह अवशोषित करने लगती है, आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने। इसी कारण आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता महसूस होती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो वह द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। प्रश्न नंबर 136, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन, ब्रूस ई बस्टन, थियोडोर अल ब्राउन, प्रफुल्ल चंद्र राय। तो विभाज्यता का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन ने। प्रश्न नंबर 137, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, अवतल एवं समतल दोनों, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। अब यहाँ बात करें ये निकट दृष्टि दोष, यहाँ दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा दृष्टि दोष 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन से दोष होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा होती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कब होती है? तो साधारणतः जरा दृष्टि दोष जो होती है ये उम्र बढ़ने के साथ होती है। जब उम्र ज़्यादा होती है तब जरा दृष्टि दोष भी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। तो पहला अगर देखें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि में किसका उपयोग किया जाता है? किस लेंस का? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। लेकिन जरा दृष्टि दोष की बात हो तो उत्तल और अवतल लेंस दोनों की प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष की जो चश्मा होती है उस चश्मे में निचला भाग होता है उत्तल, लेकिन ऊपर का भाग होता है अवतल लेंस। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? दोष कितने तरह की होती है? दोष 3 तरह की होती है। निकट दृष्टि दोष जिसके लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है, दूर दृष्टि दोष जिसके लिए अवतल लेंस की दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की जरूरत होती है, और जरा दृष्टि दोष के लिए उत्तल और अवतल दोनों। किस प्रकार से? तो जरा दृष्टि दोष की जो चश्मे होती है उसका नीचे वाला भाग होता है उत्तल लेंस और ऊपर वाला भाग होता है अवतल लेंस। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्नों के अनुसार निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 138, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? MgCl4, MgCl, MgCl2, Mg2Cl2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा MgCl2। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCl2। प्रश्न नंबर 139, सौर ऊर्जा निम्न में से किस परास में दिखता है? 100 से 400 nm, 400 से 780 nm, 740 से 1000 nm, 1000 से 1245 nm। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 480 से 780 nm। तो सौर ऊर्जा निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर ऊर्जा 400 से 780 nm में दिखता है। यह पीले रंग का एक तरंगदैर्घ्य इसके माध्यम से होता है, अतः पीला रंग को देखने में आसानी होती है। इसका तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो वो होती है पीले रंग के, और इसलिए पीले रंग के देखने में क्या होती है? आसानी होती है। प्रश्न नंबर 140, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? एडिसन, वोल्टा, गॉस, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो वह किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एडिसन ने क्या किया था? यहाँ ऑप्शन नंबर ए एडिसन दिया है, तो एडिसन ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। एडिसन किसका आविष्कार किया? एडिसन किया था वाष्प इंजन का। अगर बात करें यहाँ पर वोल्टा किसका किया था आविष्कार? तो वोल्टा किया था यहाँ पर विद्युत धारा के आविष्कार। तो त्वरित चालक का आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। एडिसन ने क्या दिया? तो एडिसन दिया था वाष्प इंजन। वोल्टा क्या दिया था? तो विद्युत धारा। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 140 में है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर होगा इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन एडिसन किसका आविष्कार किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो एडिसन। वोल्टा क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो वह किया था विद्युत धारा का आविष्कार। इस प्रकार 140 का तो सही उत्तर भी हो गया यहाँ, त्वरित चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। सेट संख्या 2 के अंतर्गत कुल 140 प्रश्न जो थे जीएस के, उन सभी प्रश्नों की समाप्ति होती है। और इसके साथ ही मैं वर्ग की समाप्ति की भी घोषणा करता हूँ। मैं विकास, जय हिंद।